नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका HSSC एग्जाम क्रैकर पर। आज हम इकोनॉमी की नई क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हम आरबीआई के फंक्शंस को आगे बढ़ेंगे कि आरबीआई कैसे काम करता है। हमने जैसे एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने आरबीआई से रिलेटेड आरबीआई कब बना, कैसे बना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन काम करता है, कैसे उसके फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। टोटली हमने लगभग सब पढ़ लिया था कि गवर्नर्स कौन है, पहले कौन थे, अब कौन है, ये सब पढ़ चुके हैं। कहाँ इसके नोटों की छपाई की जाती है, कहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम आरबीआई के कंसेप्ट पे एक नया स्टेप लेके आएंगे कि इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई कहते हैं, कि कैसे आरबीआई उस महंगाई को कंट्रोल करता है। अब महंगाई को कंट्रोल करते समय आरबीआई कुछ अपनी चीजों का यूज करता है, जिसको हम टूल्स कहते हैं, आरबीआई के टूल्स कहते हैं। वहां तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सभी कुछ एक साथ कंसेप्ट क्लियर करके चले। आज हम इन्फ्लेशन के कंसेप्ट से लेके चलेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है। किसको? इन्फ्लेशन, जिसे आसान भाषा में हम कहते हैं महंगाई, और इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मुद्रास्फीति। होता क्या है महंगाई के बारे में आप सबको पता है। गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे वस्तु एवं सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में यानी इनकी कीमत में बढ़ोतरी बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। वहीं पे इससे अपोजिट एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? बात तो हम महंगाई की कर रहे हैं, तो महंगाई से उल्टा होता है डिफ्लेशन, यानी मुद्रा अस्फीति। बिल्कुल सिंपल सा है, उसको मुद्रास्फीति, इसको मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। अब यहाँ क्या है? यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस जो है, जो चीजों का रेट है वो कम होता है, चीजों का रेट कम होता है, और यहाँ पे रेट बढ़ता नहीं कम होता है। और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के केस में अगर हम कहें कि अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहते हो तो इसको कहेंगे कि इन्फ्लेशन 0% से भी कम है। चीजें महंगी नहीं हो रही है बल्कि सस्ती हो रही है। और ऐसे केस में जब डिफ्लेशन होता है बहुत ज्यादा, जब चीजें सस्ती मिलती हैं, इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि फिलिप्स नाम के हैं, जिन्होंने फिलिप कर दिया था, उन्होंने यही कहा था, और यही सत्य वचन है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी घटेगी। लेकिन इस कंसेप्ट को आपस में जोड़ने के लिए कि इन्फ्लेशन को कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए हमें फिलिप कर्व की पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी का टॉपिक नहीं है, बात करें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फिलिप कर्व में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट एक आइडिया रखो कि महंगाई का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और वो ज्यादा बड़ी समस्या होगी एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति। चलिए, अब आरबीआई कैसे इनको कंट्रोल करता है, आरबीआई का क्या रोल है इनके अंदर? आरबीआई एक इन्फ्लेशन होता कैसे है और आरबीआई इनको कैसे कंट्रोल करता है। अब हमारा टॉपिक ये रहेगा, हमारे जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, या बैंक की वजह से कैसे इन्फ्लेशन आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर बात करें कि इन्फ्लेशन क्यों आता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, सिंपल सी बात है, चीजें महंगी कब होती हैं? इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है डिमांड का और सप्लाई का। जब भी किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं।
यानी आप लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, उस चीज़ को ज़्यादा चाहते हो और उसकी सप्लाई में कमी आ जाए तो उस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। वही चीज़ कंसेप्ट का कैसे आती है दिमाग में, जब सपोज करो बैंक ने बैंक लोन कैसे हो गए, सस्ते हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज बहुत कम कर दिया बैंक ने। अब बैंक लोन कम हो गए तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे लोन लेने, और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने जाएंगे तो मार्केट में कह लो या लोगों की जेब में कहो कि पैसा होगा ज्यादा। और जब पैसा होता है ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोग करेंगे ज्यादा डिमांड। लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे डिमांड, और जब डिमांड होती है ज्यादा तो होता है इन्फ्लेशन ज्यादा, यानी महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है। ये कंडीशन। डिफ्लेशन में बिल्कुल इसका उल्टा, बैंक लोन वापस अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दरें बढ़ा देगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। बिल्कुल समस्या। तो इन निशानों को पलट लीजिएगा डिफ्लेशन के केस में। ठीक, चलिए अब आरबीआई ऐसा क्या कैसे करती है। आरबीआई भी बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाती है, लेकिन वो अपनाती है चीप मनी और डियर मनी पॉलिसी। वो अपनाती है चीप मनी और एक तरफ डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी और डियर मनी पॉलिसी, इन दोनों शब्दों को समझिएगा। क्या होता है चीप मनी पॉलिसी, क्या होता है डियर मनी पॉलिसी, इन दोनों को शब्द समझने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई के फंक्शंस को हम समझने जा रहे हैं। आरबीआई के फंक्शंस को समझने जा रहे हैं तो आरबीआई क्या करता है, जब बहुत ज्यादा महंगाई होती है ना तो पैसे को अपना प्यारा कर लेता है। प्यारा यानी डियर, मतलब हम कहते हैं ना किसी को जो हमें बहुत प्यारा लगता है, डियर एप्लीकेशन में भी लिखते हैं तो डियर, तो वो जो लेटर्स में लिखते हैं ये बहुत प्यारा लगता है जो डियर होता है। तो डियर मनी, यहाँ पे डियर मनी की बात कर रहे हैं, यानी पैसे को प्यारा कर रहा है। पैसे को प्यारा करने का मतलब पैसा अपने पास चाहिए। आरबीआई यहाँ पे पैसा अपने पास खींचता है। कैसे खींचता है, अगर आरबीआई अपने पास पैसा खींच रहा है तो वो बैंकों को बोलेगा कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे तो हम आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, या आपके ऊपर कुछ जो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सीआरआर लगाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैसे एसएलआर बढ़ाते हैं, कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद डियर मनी पॉलिसी, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक अपने पास पैसा प्यारा कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ, जिससे लोग कम पैसे की डिमांड करेंगे, तो लोगों की जेब में कम पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा क्या होगा, लोगों की जेब में कम होगा, और लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम होगी तो लोग, जाहिर सी बात है डिमांड कम होगी तो लोगों को चाहिए चीजें, जो चीजें हैं उसकी सप्लाई कंप्लीट पूरी रहेगी, ज्यादा हैवी डिमांड नहीं होगी, और जिस चीज की सप्लाई कंप्लीट होती है वो चीज हमेशा सस्ती मिलती है, कभी आपको महंगी नहीं मिलेगी। वहीं पे चीप मनी में जब हम मान लो कि डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाए कि बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि फटाफट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, ताकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचे, लोग ज्यादा लोन लेने आए, और ज्यादा लोन लेने आएंगे तो लोगों की जेब में पैसा पहुंचेगा ज्यादा, और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और चीजें सप्लाई कम पड़ जाएगी। भाई अब उस समय सप्लाई कम पड़ जाएगी, और सप्लाई कम पड़ जाएगी तो चीजें महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी इन्फ्लेशन लाने के लिए चीप मनी पॉलिसी और इन्फ्लेशन को हटाने के लिए डियर मनी पॉलिसी, ये दो पॉलिसीज आरबीआई फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या सिर्फ यही पॉलिसी सफिशिएंट है, क्या यही पॉलिसी इनफ है काम करने के लिए? नहीं, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, जिसका काम है स्पेशल एक मौद्रिक नीति तैयार करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी बनी थी 2016 में।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 से काम कर रही है। इसका जो इनिशियली टारगेट था कि ये 5 साल के लिए काम करेगी, लेकिन इसने 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए आगे इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। इसलिए इस पॉइंट का कोई मायना रहता नहीं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी एक्ट, कौन से एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट 2016 से आई। इसको लाने वाले गवर्नर थे उर्जित पटेल, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक, चलिए आप कमेंट में बताइए कि उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर थे। नंबर बताना है, कौन से नंबर के गवर्नर थे, कि आप कमेंट में बताइएगा। उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर थे। उर्जित पटेल ने इंट्रोड्यूस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे रघुराम जी राजन ने इसकी कमेटी की बात की, उर्जित पटेल ने आके लागू कर दी थी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बनाई जाती है, एमपीसी एक्ट 2016 लाया जाता है, उर्जित पटेल जी लाते हैं, कमेटी बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन इस कमेटी को बनाने के लिए सेक्शन लागू किया गया 45ZL अंडर आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। ये सेक्शन जरूर याद रखिएगा, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेक्शन 45ZL के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया आरबीआई एक्ट 1934 में, जिसका काम क्या है? इसका काम है महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई को कंट्रोल करना कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी बना के, मॉनेटरी पॉलिसी बना के। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति या मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना इसका काम है, मौद्रिक नीति बनाना इसका काम है। इसके अलावा सेम एक ऐसी टर्म आती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जो कि राजकोषीय नीति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। इस पॉलिसी का बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय सरकार का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी यानी राजकीय पॉलिसी बनाती है, राजकीय नीति, राजकोषीय नीति। और मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, इसे आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। और आरबीआई में भी स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अंदर और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? ये कितने मेंबर की कमेटी है? इस कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय टोटल 6 मेंबर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ये 6 मेंबर्स की कमेटी है। ठीक है, 6 मेंबर्स की कमेटी है, जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन, एक डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और एक होता है आरबीआई मेंबर, एक होता है आरबीआई मेंबर। तो ये 1 2 3 हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। तो ये बचे हुए 3 कौन? ये व्यक्ति होते हैं 3 नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये कौन होते हैं? 3 व्यक्ति एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कहलाते हैं, एक्स ऑफिशियो यानी अतिरिक्त पदाधिकारी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय से आए हुए 3 व्यक्ति होते हैं। इन 3 व्यक्तियों को 4 साल के लिए चुना जाता है। इनका टेन्योर 4 साल का होता है। दोबारा रीअपॉइंट इनको नहीं किया जा सकता, एक बार जो बन गया सो बन गया, नो रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, इनको ये सिर्फ जो 3 व्यक्ति हैं जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये एक बार बन जाते हैं तो दोबारा नहीं बन सकते। ये टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन पहला तो आप सीधा ही कह दो कि महंगाई कंट्रोल करना, लेकिन महंगाई ऐसे ही थोड़ी हवा में बातें करके थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। ये जो 6 मेंबर्स हैं, ये लोग मिलकर महंगाई को कंट्रोल करते हैं। और सबसे पहला काम, इसका जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं,
तो इसके जो पहला फंक्शन है वो फंक्शन है सेट इन्फ्लेशन रेंज। ये इन्फ्लेशन रेंज सेट करते हैं, इन्फ्लेशन रेंज यानी मुद्रास्फीति की दरों को फिक्स करते हैं कि कितना होना चाहिए, उसकी एक रेंज फिक्स कर देंगे कि इतना होना चाहिए। और आइडियल रेंज कितनी है अभी, आइडियल रेंज जो कि कहते हैं कि अगर इतनी हो तो बढ़िया है, इतना इन्फ्लेशन तो होना ही चाहिए, इतनी मुद्रास्फीति तो होनी ही चाहिए। ये है 2 से 6%, लेकिन इसको ऐसे लिखने की बजाय आरबीआई में कैसा लिखा जा रहा है, 4 ± 2%, जो कि टोटल 2 से 6% बनता है, 2 to 6%। ठीक है, ये आइडियल रेंज है कि 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, 2% बढ़ भी सकता है, 2% कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको रहना चाहिए। इसके अलावा ये पॉलिसी रेट सेट करेंगे, सेट पॉलिसी रेट या फिर जिसको बोलते हैं हम रेपो रेट, रेपो रेट्स फिक्स करते हैं। इनके जो डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं, डिसीजंस बाय वोटिंग। ठीक है, वोटिंग के थ्रू डिसीजन होंगे। जितने भी डिसीजंस होते हैं रिटर्न में होते हैं, लिखित रूप में, रिटर्न ओनली। ऐसा नहीं कि मुंह से हवाई आए आगे बातें करके चले गए, जितने भी डिसीजन होंगे रिटर्न में होंगे। मीटिंग्स की बात कर लेते हैं, इनकी जो मीटिंग होती है वो बाई मंथली होती है। बाई मंथली का मतलब क्या है, बाई मंथली का क्या है कि 2 महीने में एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन किसी कारणों से अगर मीटिंग ना कर पाए तो बाई मंथली यानी महीने साल में टोटल 6 बार मीटिंग करनी थी। लेकिन अगर किसी कारणों से मीटिंग ना कर पाए तो 4 मीटिंग करना तो कंपलसरी है, 4 मीटिंग कंपलसरी है, इतनी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थे इसके सारे फंक्शंस आरबीआई के। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके हमें शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेके आते रहे। थैंक यू सो मच।